केमिस्ट्री एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है जब बात होती है नीट जैसे एग्जामिनेशन के बारे में, जिसमें कि बहुत ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और कंपटीशन बहुत हाई होता है। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछे जाते, जिससे कि लगभग सारे बच्चे थोड़े से अगर पढ़ना चाहते हैं तो अच्छा नंबर ला पाते हैं। बट फिर भी 150 प्लस नंबर लाना कोई मजाक नहीं है, किसमें? नीट के एग्जाम में। 150 प्लस नंबर लाने के लिए आपको केमिस्ट्री के बारे में बहुत डिटेल में जानना होगा और उसी के हिसाब से उसकी तैयारी भी करनी होगी। आई होप कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे, कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत लैग होगा, उसको आज इस वीडियो में मैं दूर कर दूंगा, एक गाइडेंस दे दूंगा ताकि आपका प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पे चला जाए। तो ये वीडियो आपके गेम के लिए, यानी कि आपके नीट की तैयारी के लिए बहुत ही गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। मैं तो बोलूंगा कि अभी आप वीडियो को पॉज कर लो और फटाफट से जाकर के पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाओ, ताकि कोई इंपॉर्टेंट चीज हो तो तुरंत आप उसको लिखो और अभी से वीडियो देखने के जस्ट बाद से आप इसको प्लान बना करके एग्जीक्यूट करना आज से ही स्टार्ट कर दो, देर मत करो, क्योंकि समय अब बहुत कम है। ठीक है, तो मेरा नाम है अरुण तिवारी, मैं पिछले 10 साल से बच्चों को केमिस्ट्री ही पढ़ा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को पूरी तरीके से आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज कि केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में है। अच्छा, यही सबसे डिफरेंट बनाता है बाकी सब सब्जेक्ट से। जैसे बायो में बिल्कुल फिक्स है कि हमें एनसीईआरटी कई बार पढ़नी है, एक आध बार लेक्चर देखना है और पूरा का पूरा हमें प्रैक्टिस करते रहना है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, याद करना है, बेसिकली कहने का मतलब ये। फिजिक्स समझने वाली चीज है, मैक्सिमम चीजें समझनी है। केमिस्ट्री में क्या है कि 3 चीज तीनों अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। आपका 3 पार्ट है। क्या क्या है साहब? एक फिजिकल केमिस्ट्री है, दूसरा क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा है साहब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। एक एक करके इनको समझते हैं कि इनका बिहेवियर क्या है, ताकि हम उस पर बहुत ढंग से काम कर पाए। कैसे प्रैक्टिस करना है ये भी बताने वाला हूं, कहां से करना है ये भी बताने वाला हूं। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये पूरी तरीके से कंप्लीट वीडियो है। और मैं ये चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद दिमाग को दौड़ाना, दिमाग के जो घोड़े हैं ना जो दौड़ रहे हैं, उनको दौड़ाना बंद करके एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देना। क्लियर है कि नहीं? आई बात समझ में? हाँ या ना? चलिए, तो देखिए, सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बातचीत करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री जस्ट लाइक फिजिक्स है, जैसा फिजिक्स वैसा बेटा फिजिकल केमिस्ट्री। क्लियर है कि नहीं? यानी कि यहां पर भी लेक्चर देखना है और क्या करना है साहब, आपको जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखा है, जो कॉन्सेप्ट सीखा है, आप उसको एक जगह पर शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, फॉर्मूला मेन इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल केमिस्ट्री में, उसको आप एक जगह पे लिख लो और ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। कहां से करेंगे सर? आप क्या कर लो, मॉड्यूल जो आपके पास है या कोई बुक होगा, पीवाईक्यूज कर लो, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स के क्वेश्चन, जी हां, जो अंदर एग्जांपल्स होते हैं उसके क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर सोल्व करिए। एग्जाम्पलर भी पक्का सॉल्व कर लो। क्लियर है कि नहीं? आई बात समझ में? कुछ क्वेश्चंस मैं मानता हूं कि बहुत कैलकुलेटिव है, तो आप कैलकुलेटर से उसको सॉल्व कर लेना। क्लियर है कि नहीं? अगर आप जेई के बच्चे होते तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करता कि आपको खुद से सॉल्व करना है, बट आप नीट के बच्चे हो तो आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। सर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, मुझे पता है नहीं अलाउड है, बट आपके एग्जाम में कैलकुलेशन उतना टफ नहीं पूछता है। क्लियर है ना? तो आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, बट जहां पर कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है वहां पर, सब जगह पर नहीं, इसको आदत में नहीं डालना है, ये अच्छी आदत नहीं है। क्लियर है? समझ गए? चलिए साहब, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। किसमें? फिजिकल केमिस्ट्री में बिल्कुल नहीं है, मत पढ़ना। लेक्चर, आपका फॉर्मूला बुक और आपका जो ये जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे मोर देन सफिशिएंट है। किसके लिए? फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। फॉर्मूला बुक जरूर बना लीजिएगा, फॉर्मूला नोटबुक, एक शॉर्ट नोट टाइप का चीज बना लेना। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है। बहुत सारे बच्चों को बड़ा मजा आता है पढ़ने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसा नहीं है, बट हाँ, जो उसके लैंग्वेज को, जो उसके रस को पकड़ पाता है, वही क्या करता है, ऑर्गेनिक में पूरा मजा ले पाता है। नहीं तो फिर कंफ्यूजन ज्यादा कर देता है ये सब्जेक्ट। यहां पर क्या करना है आपको, जैसे देखो, ध्यान समझना, ये सब्जेक्ट जो है ना पेशेंस का है। ये अचानक से खट से ऐसे नहीं आ जाता, इसमें पेशेंस है। कुछ चीजें जो कि एक तरीके से होता है ना कि बच्चे बना लेते हैं मनगढ़ंत कि अरे ये नहीं पढ़ा तो नहीं कुछ होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, उसकी जरूरत है, बट ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े रहोगे तो नहीं आएगा। क्लियर है कि नहीं? ऐसे मान लो कि हाइड्रोकार्बन पढ़ने जाते हो तो जरूरी नहीं है कि आप आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर नहीं पढ़े रहोगे तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। अगर जान जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार एग्जाम में नाम से, उसके नाम से, आईयूपीएससी नाम से कंपाउंड को डिनोट करता है, तो आपको स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। तो जान जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा,
क्लियर है कि नहीं? हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा, डिस्क्लेमर यहां पर क्या है, ये नहीं बोल रहा कि आप आईयूपीएसी मत पढ़ो, आप जीओसी मत पढ़ो, आप आइसोमेरिज्म मत पढ़ो, मैं ये नहीं बोल रहा। बट मैं यहां पर ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं पढ़े हो तो ये आएगा ही नहीं। क्लियर है? आई बात समझ में? ये जो मिसकॉन्सेप्शन है कि अरे मैंने तो जीओसी नहीं पढ़ा, अब इसका मतलब कि मुझे कोई भी चैप्टर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, आ जाएगा। ये जो बना लिए हो धारणा, मनगढ़ंत, उसको हटा दो, जिससे कि बहुत फायदा होगा। धीरे धीरे क्या कर लो, आप उन चैप्टर को कवर कर लो, क्या दिक्कत है? आई बात समझ में कि नहीं? वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ई सरल के चैनल पे रेगुलर स्टार्ट होने वाला है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक से बिल्कुल सिखा रहा हूं, एक एक चीज बहुत जल्द कंप्लीट भी हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन में पूरा एक कंप्लीट चैप्टर करवा दूंगा, ठीक है ना? टेंशन ना लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खास करके। अच्छा, उसके बाद क्या करना है आपको ध्यान से समझना है, जो भी कॉन्सेप्ट्स है ना, आप लेक्चर से पढ़ो, नोट डाउन करो। हाँ, यहां पर एनसीईआरटी पढ़ना बड़ा ही जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि बायो में पढ़ते हो ना, वैसे यहां पर पढ़ना है। ये जो सब्जेक्ट है ना, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि बायो की तरह, बायो के बीच का सब्जेक्ट है। यानी कि यहां पर आपको फिजिकल की तरह कॉन्सेप्ट सीखना है और उसके फॉर्मूले बनाने, फॉर्मूले मतलब रिएजेंट क्या काम करता है वो बनाना है, और एनसीईआरटी पढ़ना है ताकि हमें डेटा याद रहे। क्लियर है? कितना टेम्परेचर, क्या कंडीशन, ये सारी चीजें याद रहे। आई बात समझ में कि नहीं? और उस पर ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आया समझ में? तो आप ये जरूर काम करना कि रिएजेंट और कैटलिस्ट है, उनका आप एक जगह पर नोट्स बना, शॉर्ट नोट्स, ये इसके लिए फॉर्मूला की तरह है। आई बात समझ में? इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म को देख लो, जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रख लो बस। मैकेनिज्म किसी को याद नहीं रहता, ठीक है? मैकेनिज्म हम इसलिए देखते हैं कि हमें पता चले कि क्या हो रहा है। जैसे सपोज दैट, एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे जब आप पढ़ोगे ना क्या बोलते हैं आपका अल्कोहल, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल जब पढ़ोगे तो वहां पर आता है कार्बोनाइल कंपाउंड से बनाने का, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाने का। तो आप उसमें देखोगे कार्बोनाइल कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन का यूज होता है, रिडक्शन में 2 हाइड्रोजन का यूज होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में 4 यूज होता है। आई बात समझ में नहीं? अब जब जा करके देखोगे मैकेनिज्म, तब समझ में आएगा कि कितना हाइड्रोजन LH यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रहा है और कितना एसिडिक हाइड्रोलिसिस से आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देता है वो H- के फॉर्म में आता है, और जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस आता है वो H+ के फॉर्म में आता है। तो ये पता चलेगा, इतना ही इंपॉर्टेंस है किसका? मैकेनिज्म। हमें रटना नहीं है मैकेनिज्म, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रख लेना है कि जैसे 2 H- आता है, कौन देता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LH बोलते हैं शॉर्ट में उसको, और 2 क्या देता है आपका एसिडिक हाइड्रोजन यानी कि H2O से आपका 2 H+ मिलता है। तो 4 हो गया ना? आई बात समझ में नहीं? क्लियर है? समझ गए? हाँ, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और एक स्टेप जाना चाहते हो तो जो LH देता है वो कार्बन पे अटैक करता है, और जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस से मिलता है वो ऑक्सीजन पे जाके अटैक करता है। बस इतना ही चाहिए, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं चाहिए। समझ गए? हाँ या ना? क्लियर है? तो आप जरूर इसको फॉलो करिएगा, ठीक है? प्रैक्टिस करिए, खूब ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब बात करते हैं किसके बारे में? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो मुझे लगता है कि जो बच्चे बायो पढ़ते हैं ना, धुरंधर होते हैं। मतलब उनको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो कि कुछ चीजें सिखा दी जाए तो सारी चीजें कर लेते हैं। अब देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ा चीज क्या है कि सबसे ज्यादा चैप्टर हटाए गए हैं, बड़े चैप्टर इनऑर्गेनिक के ही गए। तो अब जो भी चैप्टर बचा है ना, वो आप समझ सकते हो कंसेप्चुअल चैप्टर्स है, मतलब कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर्स हैं, यानी कि समझना ज्यादा पड़ेगा आपको। जैसे केमिकल बॉन्डिंग समझने वाला चैप्टर है, ठीक है? समझ जाओगे तो बात बन जाएगी, है ना? कोऑर्डिनेशन है, समझने वाला चैप्टर है। बहुत ज्यादा डेटाज नहीं है, समझना ज्यादा है, वहां पे समझ जाओगे काम बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? D&F ब्लॉक थोड़ा समझने वाला है, ज्यादा रटने वाला है। तो जहां पर याद करने वाला याद करो, जिसको समझने वाला है उसको समझो। क्लियर है? एनसीईआरटी इसमें जरूर पढ़ना है। अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मास्टर करने के लिए एक चीज बड़ा ही ज्यादा रिकमेंडेड है, क्या? कि आप जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट वाला पार्ट है ना, क्वांटम नंबर वाला है ना, NLM है ना, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाला, उसको जरूर से कंप्लीट कर लेना। उसके बाद आपको पीरियोडिक टेबल जब पढ़ोगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जब पढ़ोगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी। जेड इफेक्टिव आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। फिर आपका केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ोगे तो आपको पता रहेगा कि किसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन सा ऑर्बिटल खाली होता है। ये इसी से, जिस बच्चे का ये हिला हुआ रहता है ना, ये पूरी तरीके से रटता ही रह जाता है। वो कितने देर का है? 1 लेक्चर का चीज होता है ये, है ना? एक से मैक्सिमम 2 लेक्चर, बस बात खत्म। मैक्सिमम 2 लेक्चर। अब पूछोगे मेरे से कि सर ये कहां पर मिलेगा? अगर पढ़ लिए हो बहुत अच्छी बात है, रिवाइज कर लेना। नहीं पढ़े हो तो लेक्चर डाला हुआ है इस के चैनल पे, आप सर्च करोगे आ जाएगा। क्या सर्च करोगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर बाई अर्नव सर, आ जाएगा लेक्चर। आप उसको आराम से देख लेना, लास्ट वाले लेक्चर को देख लेना, काम बन जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? बहुत आसान है,
बहुत ही ज्यादा आसान है और ये बैकबोन है किसका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर भी काम चल जाएगा क्योंकि कार्बन के बारे में बात होता है, याद कर ले जाओगे काम बन जाएगा। बट यहाँ पर तो सबके बारे में बात होता है ना, सल्फर के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में, बहुत सारी तरह के चीजों के बारे में बातचीत होता है। यहाँ पर आपको ये चीज करना मस्ट है, समझ गए कि नहीं। प्रैक्टिस का सोर्स बेटा मैंने आपको बता दिया है कहां से प्रैक्टिस करना है। आपके पास मॉड्यूल होंगे या कोई बुक होगा जो एनसीईआरटी ओरिएंटेड हो, उसको ले लो। पीवाईक्यूज मस्ट है, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चन और एग्जांपलर ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा, मोर देन सफिशिएंट है। मतलब अगर इसको पूरा कर लोगे ना, इतना कोई बुक ले लो, पीवाईक्यू ले लो और ये सारी चीजें अगर कर लेते हो ना पूरा, तो मान के चलो एक चैप्टर में 300 प्लस क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेगा। 300 प्लस क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है, मोर देन सफिशिएंट। और उसी को बार बार करना है, उसी को बार बार करना है, उसी पे लिखना है हमें कि ये फॉर्मूला था, यहां पर ये गड़बड़ा गया था। बुक से बातचीत करनी है आपको, अपने लैंग्वेज में लिखो। जरूरी नहीं है कि हम फ्रेंच लैंग्वेज में लिखेंगे, जिस लैंग्वेज में, जैसे हिंदी जानते हिंदी में लिखो, भोजपुरी में लिखो, जैसे मन करते भाई लिख ले, काम खत्म। आया समझ में कि नहीं। तो बुक ऐसा होना चाहिए, आपका कॉपी ऐसा होना चाहिए जो आपसे बात करे। वन वे कम्युनिकेशन नहीं चलेगा, वो आपका दोस्त है तो आपसे बातचीत करे, तो जो फीलिंग्स है लिखो। जैसे मान लो कि मैं अपनी एग्जांपल देता हूं, जब मैं पढ़ता था ना, मान लो कोई चीज समझ में नहीं आया तो मैं वहां पर ऐसे घेर देता था, दिखाता हूं, रुकिया हंसना मत, ध्यान देना, समझना। यहाँ पर ऐसे ऐसे करके, जैसे मान लो कि ये मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे ये समझ में नहीं आया सपोज, तो ऐसे में एक ऐसे लगा देता कि ये मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। जैसे मान लो कि 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आया तो मैं लिख देता गधा कहीं का, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, नालायक है, ऐसे लिख देता था। इससे क्या होगा कि जब अगली बार मैं देखूंगा तो मुझे तुरंत के तुरंत आइडिया लग जाएगा। देखो बात कर रहा है ना ये, देखो जैसे मान लो कि ऐसा निशान लगा हुआ है कहीं पर, अपने हिसाब से बनाओ, अपने हिसाब से बनाओ। ऐसा लगा हुआ है तो आपको दिखेगा कि अरे हाँ ये तो मेरे से बात कर रहा है भाई, अरे ये तो मुझे समझ में नहीं आया था, आया समझ में कि नहीं। तो बड़ी जरूरी है क्वेश्चन के साथ बात करना, आप जो बुक पढ़ रहे हो उसके साथ बात करना। हर एक चीज क्या करो, उसको जीवित कर दो जिंदा कर दो, लिविंग बना दो। आया समझ में कि नहीं। वो आपसे टॉक करे, बातचीत करे, बहुत जरूरी है ये। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, ये गलती नहीं करना है। वन वे कम्युनिकेशन नहीं चलेगा, 2 वे कम्युनिकेशन, यानी कि बुक को देख करके आपको दिख जाए कि क्या बोलना चाह रहा है, तभी तो रिवीजन आसान होगा भाई। सोचो जरा, आप रिवीजन करने जा रहे हो, हमेशा कोरा कागज दिख रहा है, कैसे कर पाओगे, जरा सोचो। दूसरी चीज, आप जब उस पर लिखे रहोगे, बहुत सारी चीजें चिपकाए रहोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा अंदर में कि देखो कितना मैंने मेहनत किया था। कि पॉजिटिव एटीट्यूड्स हैं, इनको डेवलप करना है और सब कोई करता है भाई, सब कोई करता है। जैसे एक चीज समझो अगर आपको ऊंचाई पे जाना है तो चढ़ना तो पड़ेगा, सिंपल सी बात है। सर नहीं हम तो हेलीकॉप्टर चले जाएंगे, अबे हेलीकॉप्टर से भी जाओगे तो व्यवस्था तो करना पड़ेगा ऊपर जाने का, नीचे बैठे बैठे कैसे ऊपर चले जाओगे। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। किसी भी तरीके से करके ऊपर जाने की व्यवस्था करना पड़ेगा ना आपको। रस्सी से चढ़ के जाओ, घोड़े पे चढ़ के जाओ, जैसे भी जाओ, जाना तो ऊपर पड़ेगा, सिंपल सी बात है। बैठे रहोगे तो कैसे जा पाओगे, बैठे बैठे तो नहीं जा पाओगे, मेहनत करना पड़ेगा। सब कोई करता है, आपको भी करना है। क्लियर है, समझ गए, कोई डाउट नहीं है ना, हाँ या ना। तो मेहनत करने के लिए रेडी अगर हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि नीट 2024 हमारा है। क्या लिखोगे, नीट 2024 हमारा है। और लिखोगे तो इससे मुझे पता चलता है कि हाँ बच्चे डेडिकेटेड हैं, और इससे ये लगता है ना कि हाँ सीरियस है। ऐसा नहीं लिखोगे ना तो लगता है कि ठीक है थोड़ा सा हिला डुला है कि ठीक है 25 में करेंगे, ऐसा नहीं, एकदम नहीं। क्या करना है, इस बार क्वालिफाई करना है, इस बार क्वालिफाई करना है। क्लियर है कि नहीं, इस बार क्वालिफाई करना है। नीचे कमेंट में जरूर लिखना कि नीट 2024 हमारा है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए साहब, इसी के साथ इस वीडियो क्या करते हैं, एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। एक चीज याद रखना है, चाहे कितना भी गड़बड़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमेशा ध्यान रखना है, हिम्मत नहीं हारना है। हम सीखेंगे और हम जीतेंगे, इस बात को एकदम जहन में डाल देना है। क्लियर है कि नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू सो मच।